गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सीटेट हिंदी का है और ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारे प्रीवियस ईयर 2011 का क्वेश्चन पेपर है, जिसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखना। मतलब जो 31 से लेकर 33 मतलब 3 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उपसर्ग चुनना है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। दोबारा देखते हैं डेफिनेशन इसकी। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो अपमान जो शब्द है, इसमें पूछा गया कि कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अपमान हमारा मूल शब्द है मान, और मान में हमने क्या किया, अप उपसर्ग जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर अप ये हमारा उपसर्ग और मान हमारा मूल शब्द है। अब जो मान ये है हमारा क्या है, मूल शब्द है। तो इसमें जब हम अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अपमान। अब अप हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है अप। ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है अपमान में। तो अपमान में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम उप का देखें तो अगर हार शब्द में हमें अगर हम लोग उप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उपहार हो जाएगा। अगर तार दिया गया है, तार शब्द में हम औ उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अवतार हो जाएगा। औ औ औ सॉरी 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 औ शब्द सॉरी तार शब्द में हमें कौन सा उपसर्ग जोड़ना है, तो ये लिखा है तार, और इसमें हमने क्या किया, औ जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो गया, अवतार हो गया। तो हमने दूसरा पहला ऑप्शन भी सॉल्व कर लिया, दूसरा सॉल्व कर लिया, तीसरा। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा ऑप्शन अति। तो अति से हमारा हो गया, जैसे काल शब्द दिया गया है, काल, इसमें हम जोड़ देंगे अति, तो हो जाएगा अतिकाल। ठीक। अगर दिया गया रिक्त, आपने देखा होगा ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त दिया गया है, अगर इसमें हम अति जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा। तो यहाँ खाली स्थान का बोध करा रहा था, लेकिन इसमें अगर हमने अति जोड़ दिया तो अतिरिक्त, तो ये यहाँ अलावा हो जाएगा। जैसे किसी कोई चीज़ दिया गया है, इसके अलावा, तो अतिरिक्त अलावा लिखिए, तो यहाँ इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। तो यहाँ अति जो है उपसर्ग हम किस में जोड़ेंगे, रिक्त हो गया, काल हो गया, जिसे काल शब्द दिया गया है, रिक्त शब्द दिया गया है, चार शब्द दिया गया है। तो अत्याचार, अत्याचार का जो अत्याचार में भी अति उपसर्ग है। अब आप लोग सोचेंगे कि अत्याचार में कैसे है, ये रहा हमारा अत्याचार। अब इसमें अति उपसर्ग किस प्रकार है, तो जो ई है, ठीक, ये क्या होता है, या में बदल जाएगा। देखिए ये अति प्लस आचार, ठीक, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब जो ता है, ये हो जाएगा आधा हो जाएगा ता, और ई जो शब्द हमारा है, ई या में बदल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आया कि किस प्रकार हमें जो उपसर्ग है इससे जोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुरवस्था, दुरवस्था में कौन सा उपसर्ग है, तो दुरवस्था। दुरवस्था में पहले आप लोग ये बताइए कि मूल शब्द कौन सा है। तो दुरवस्था में हमारा मूल शब्द है अवस्था। अवस्था हमारा क्या है, मूल शब्द है। ये अवस्था हमारा क्या है, ये मूल शब्द है। अब इसमें हम जब दुर उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दुरावस्था हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे आ तो है ही नहीं, लेकिन जो यहाँ व्यंजन जो ये रा है, ठीक, ये क्या है, तो ये जो व्यंजन रा है, ये व्यंजन है, तो इसमें स्वर नहीं है, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। अगर कोई भी व्यंजन वर्ड दिया गया है और उसमें हलंत लगा हुआ है तो वो स्वर रहित है, मतलब उसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन ये जब आ, इसमें हम लोग जैसे ऐसे है और इसमें हम रा आ जोड़ देंगे, मतलब ये स्वर सहित हो जाएगा। तो रा जो है, यहाँ पर देखिए जो अवस्था, यहाँ पर दुरावस्था दिया गया, इसमें जो रा है, इसमें हलंत नहीं लगा है, मतलब कि ये स्वर सहित हो गया है। तो जो अवस्था का आ है वो रा में चला गया, तो इसी प्रकार हमारा क्या हो गया, दुरावस्था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम दुस का देखते हैं। तो जैसे हमारा साहस में अगर हम दुस उपसर्ग जोड़ दें तो हो जाता है हमारा दुस्साहस। और अगर सहाय दिया गया है, सहाय, तो उसमें हम क्या करेंगे, दुस जोड़ देंगे उसमें भी, तो हमारा हो जाएगा दुस्सहाय, दुस्सहाय। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है, जैसे दिया गया है सहाय दिया गया है, अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा दुस्सहाय। तो ये जो विसर्ग है, ये इधर जब आएगा तो आधा सा में बदल जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया दुस्सहाय। तो इसी प्रकार ही हमने किसका देखा, दुस का देख लिया, दूर का देख लिया। अब औ का देखते हैं। तो अभी तो औ का हमने देखिए, जैसे तार में जोड़ दिए, अवतार हो गया,
और लोकन दिया गया है तो अवलोकन हो गया, सान दिया गया है, अवसान हो गया। तो ये तो हमारे इसका हो गया। अब दू का देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो दू जैसे हो गया, काल दिया गया है तो दुकाल हो गया, बारह दिया गया तो दोबारा हो गया, बला है तो दू से जोड़ दिया तो दुबला हो गया, साह दिया गया है तो हमने दू जोड़ दिया दुसाह हो गया। तो इसी प्रकार हमारे जो उपसर्ग हैं इस जुड़ते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, 2011 का क्वेश्चन पेपर है जिसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है पराजय। पूछा गया कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रा जो है, पराजय जय जो है इसमें हमारा मूल शब्द है और परा क्या है, ये उपसर्ग है। तो परा हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अब प्रा जय में हमने क्या किया, परा उपसर्ग जोड़ दिया तो पराजय हो गया। जय देखिए किसी चीज़ का जय मतलब कोई कहीं किसी ने किसी चीज़ को जीता है तो ये हमारा जय वाला अच्छा वाला हो गया, भाई खुशी खूब। लेकिन अब यहाँ पर जब प्रा उपसर्ग जुड़ गया तो इसका अर्थ तुरंत बदल गया। पराजय में क्या होता है, हार होती है। तो अभी तो कहा होए होए जीत गए जीत गए, खूब मतलब खुशी से उछल रहे थे सब लोग। अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, पराजय शब्द जोड़ दिया, मतलब प्रा जो है उपसर्ग जोड़ दिया। अब हो गई हार। अब सबके भैया मुँह लटक गए, होए हम तो हार गए है। तो वही जो उपसर्ग जोड़ने से जो अर्थ होता है तुरंत बदल जाता है, ठीक। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। अगर हम परि देखें तो क्रम दिया जाता है, ये रहा क्रम, ठीक। इसमें अगर हम परि जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिक्रम हो जाएगा, परिक्रम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। प्र दिया गया है तो प्रकार है, जैसे प्रकार कार दिया गया है। कार में अगर अभी कार एक गाड़ी है, ठीक। अगर इसमें हम प्रा उपसर्ग जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा प्रकार, मतलब किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि हाँ ये इसके इतने प्रकार हैं, ठीक। ये प्रा का हमारा हो गया। और आ का देखें तो आ की अगर हम बात करें तो रक्त दिया गया है, रक्त, वो रक्त का प्यासा है ना। अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये आरक्त हो जाएगा, ठीक। तो रक्त में आ जोड़ दी क्या हो गया, आरक्त हो गया। अगर काश दिया गया, काश हम गए होते घूमने कहीं तो कितना अच्छा होता। अब काश में हमने क्या किया, आ जोड़ दिया। अब भाई काश कहाँ, हम काश वाले सपने देख रहे थे, काश ऐसा होता। ये रहा हमारा काश। और मैंने क्या किया, आ ला के इसमें जोड़ दिया। अब भैया ये बन गया आकाश, लो अर्थ क्या क्या हुआ, तुरंत परिवर्तन हो गया, ठीक। हमारा अभी हम काश काश कर रहे थे, काश हम गए होते घूमने कहीं, कहीं यहाँ गए होते मामा यहाँ, या कहीं जहाँ भी आप लोगों का मन हो जाने का, ऊटी हो गया और गुवाहाटी, पता नहीं कहाँ कहाँ सब जाते हैं घूमने। तो अभी हम काश काश कर रहे थे, सपने में खोए हुए थे, काश यहाँ गए होते तो इतना मज़ा करते। अब हमने क्या किया, ला के उसमें आ जोड़ दिया, आगे काश के आगे क्या किया, आ जोड़ दिया। अब हमारा अर्थ जो है काश वाला क्या हो गया, आकाश हो गया, मतलब आसमान जो होता है ना वो, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण, तो सबसे पहले हम द्विगु जो समास इसकी परिभाषा देखते हैं। तो द्विगु समास की परिभाषा ये होती है कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। इसकी सबसे बढ़िया पहचान यही है कि जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। अब इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो संख्यावाची है। तो माता पिता ये तो नहीं है। तो हमने द्विगु समास का क्या देखा था कि जो उसका पहला पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। तो माता पिता में तो कोई संख्या है ही नहीं, तो यथाशक्ति ये भी नहीं है, पीताम्बर ये भी नहीं है। तो जो 9 ग्रह है, मतलब 9 ग्रहों का समूह यहाँ बताया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण है, 9 ग्रह। अगर हम द्विगु समास यहाँ जो माता पिता हमारा ऑप्शन दिया गया इसकी बात करें तो ये माता पिता में जो हमारा समास है वो कौन सा है, द्वंद्व समास है। क्यों द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास की अगर हम परिभाषा देखें तो इसका होता है कि इसके जो दोनों पद हों क्या हों, दोनों पद क्या होते हैं इसमें प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता हो गया और दाल चावल हो गया, दिनों दिन हो गया, जैसे दिन और रात, मतलब कि अगर इस प्रकार दिए गए हों विसर्ग वाले लेकिन अपोजिट ना हो, जैसे दिन रात है, दिन रात, तो ये हमारा नहीं होगा इसका द्वंद्व समास का, क्योंकि यहाँ अपोजिट आ रहा है। जैसे माता पिता, सॉरी अभी हम गलत बता रहे थे आप लोगों को, ऐसा नहीं होगा, मतलब वो हम बेभाव का बता दिया आपको, कोई बात नहीं, आ जाइए वापस द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास का ये होता है कि इसके जो दोनों पद होंगे वो क्या होते हैं, संख्यावाची होते हैं। और जो बीच में लगा होता है योजक चिन्ह, उसके मतलब बीच में जो योजक चिन्ह होता है उसमें क्या होता है कि अपोजिट भी आ जाता है। जैसे दाल रात हो गया, रात दिन हो गया, और माता पिता हो गया। तो ये हमारे इसमें आ जाएगा किसमें, द्वंद्व समास। अगर यहीं पर दिया गया होता दिनों दिन, रातों रात और एको एक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, अव्ययभाव समास हो जाता है। लेकिन माता पिता है, जैसे माता पिता हो गया, दाल भात हो गया, और कई तरह के होते हैं, जैसे हाँ रोटी और दाल हो गया, तो ये सब हमारा रहता है। तो ये इसका हो गया द्वंद्व समास का। अगर यहीं पर जैसे दिनों दिन, रातों रात, ये सब दिया रहेगा तो हमारा
याद रखिएगा आप लोग। नहीं तो बहुत से लोग ऐसा है क्या करते हैं कि योजक चिन्ह अगर बीच में लगा तो तुरंत द्वंद्व पे मार देंगे, ऐसा नहीं है। अव्ययी भाव समास में भी योजक चिन्ह वाले उदाहरण आते हैं, तो आपको ये याद रखना कि अगर द्वंद्व समास है तो अपोजिट रहेगा योजक चिन्ह के इधर उधर। जैसे माता है तो उसका अपोजिट पिता हो गया, रात है तो दिन हो गया, दाल है तो भात हो गया, यही से ही। और अगर अव्यय भाव का रहेगा तो उसमें जैसे रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, ठीक ऐसा हो जाएगा। मतलब एक ही शब्द 2 बार दिए रहेंगे, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं केवल योजक चिन्ह ही याद रखेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अभी माता पिता है तो जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता हो जाएगा, दाल और भात हो जाएगा, दिन और रात हो जाएगा। लेकिन दिनों दिन रातों रात है, इसमें ऐसा नहीं होगा, रात ही रात, दिन ही दिन, ऐसा आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आशा करते हैं समझ में आया होगा। और माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी देर पहले अभी हम द्वंद्व और अव्ययी भाव एक ही में मिक्स कर रहे थे, तो उसके लिए सॉरी। यथाशक्ति का अगर हम देखें तो यथाशक्ति ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण कैसे है, क्योंकि अव्ययी भाव समास की अगर हम पहचान की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसके आगे जो अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण दिए रहेंगे उसमें जो आगे का शब्द होता है उसमें उपसर्ग लगा होता है, एक बात ये। और एक बात ये जो अभी हमने बताया कि कोई चीज़ लगातार दी गई होती है, तो हमें याद रखना है कि अगर अव्ययी भाव का उदाहरण दिया गया है तो उसमें आगे उपसर्ग लगा रहेगा। और कोई चीज़ अगर जैसे तन मन धन है और रातों रात दिनों दिन, मतलब कोई चीज़ लगातार वाली दी रही हो जाएगी, तो ये सब उदाहरण हमारे क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास के हो जाएंगे। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव और रातों रात, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव के अव्ययी भाव समास के हो जाएंगे, सॉरी। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, पीताम्बर, तो पीताम्बर ये हमारा बहुव्रीहि समास का है। बहुव्रीहि समास के अगर हम उसको देखें, उदाहरण देखें, सॉरी उदाहरण नहीं, परिभाषा देखें, तो जो तीसरे की मतलब जिसका कोई भी दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं लेकिन किसी तीसरे की प्रधानता को बताते हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हो, तो वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर हो गया तो पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात कौन पीले वस्त्र कौन पहनते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया और नीलकंठ हो गया, दशानन हो गया, तो ये सब हमारे बहुव्रीहि में आएंगे। जो तीसरे की प्रधानता बताया वो हमारा बहुव्रीहि हो जाएगा। आशा करती हूँ समझ में आया होगा, समझाने की मैंने कोशिश की है, ठीक। तो ऐसे जब चारों ऑप्शंस, अभी हमने एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन केवल हमें यहाँ दिया गया था, लेकिन हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इससे हमारा प्रैक्टिस भी होता जा रहा है और हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है, देवनागरी है, गुरुमुखी है या खरोष्टी है। तो हिंदी की जो लिपि हो देवनागरी है, और पंजाबी जो भाषा उसकी लिपि क्या है, तो गुरुमुखी है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो अगर हम सर्वनाम की बात करें तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है 6, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 7 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 4। तो सर्वनाम की सबसे पहले हम बात करते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं। तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो मतलब संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। जो संज्ञा के अगर हम नॉर्मली ऐसे देखेंगे तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं, और आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 सर्वनाम हो गए, जिनकी हमने संख्या भी देख ली और परिभाषा भी देख ली और नाम भी देख लिया, ठीक। तो आशा करती हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि हाँ हमें जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं या हमारे जो एग्ज़ाम उसके लिए फ़ायदेमंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार जुड़ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे और ज़्यादा लोग जुड़ें, ठीक। कमेंट भी करा करें आप लोग, जिससे मुझे पता चले कि हाँ जो मैं बताती हूँ आप लोगों को, समझाती हूँ, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने प्रकार हैं सर्वनाम के, 6 प्रकार हैं। अब इन 6 प्रकारों को आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि आप लोग कभी कमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि अगली वीडियो जो हम मेरी हिंदी की आई थी प्रैक्टिस सेट की, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि कमेंट करके आपको बताना है, पर किसी ने नहीं किया। तो जिसे भी आता हो वो ज़रूर कमेंट करके बताया करें, ठीक। तो अगर नहीं आता तो ये भी कर दिया करें कि हाँ ये जो मैम आपने क्वेश्चन दिया था इसका आंसर बता दीजिए, हम लोगों को नहीं आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। अब इसमें जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं वो पूछा गया है, ठीक। विराम चिन्ह पूछा गया है। तो आकाश पाताल के बीच जो चिन्ह लगता है कौन सा, योजक चिन्ह है। अभी हमने जो माता पिता वाला ऑप्शन था उसमें बताया था कि योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो वही यहाँ पर लगा है। तो आकाश पाताल ये हमारा क्या है, योजक चिन्ह। अब यहाँ पर पूछ लिया जाता कि आकाश पाताल में कौन सा समास है। तो अभी मैंने बताया कि जब विपरीत शब्द दिए गए हों, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, और जो दोनों शब्द दिए गए हों एक दूसरे के विपरीत हों, तो वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और चिन्ह कौन सा लगा, तो योजक चिन्ह लगा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
अब विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो विस्मय बोधक चिन्ह का जो प्रयोग है हर्ष, दुख, जब मन के भाव प्रकट करने हो तो वहाँ प्रयोग करते हैं विस्मय बोधक। और इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार का होता है। अल्प विराम के अगर हम चिन्ह की बात करें, जो ऐसे हम लोग कॉमा लगाते हैं ना, वो वाला हो गया। उद्धरण की बात करें तो ऐसे ऐसे लगा होता है। जो कोई जैसे हमने किसी पुस्तक के नाम या किसी की रचना लिखी है, ये नहीं रचना नहीं, अगर किसी के कथन जहाँ पर हम लोग लिखते हैं या कहीं भी लिखा आपने देखा होगा, तो अगर किसी का कथन है तो वहाँ पर दोहरा उद्धरण जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। ऐसे लगा होगा दोनों किनारे और बीच में उनके कथन लिखे गए होते हैं, तो ये हमारा उद्धरण चिन्ह हो गया। ठीक। एक नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द क्या है? अगर हम नई देखें तो ये विशेषता बता रहा है, किसकी? साड़ी की विशेषता बता रहा है। तो पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखते, जो कि अभी हमने देख लिया, लेकिन दोबारा देखते जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा और हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे से क्वेश्चन पर हमारी जो पकड़ है वो अच्छी हो जाएगी। तो सर्वनाम देखते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उससे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, तो जो कार्य को बताए, जो किसी कर्ता द्वारा किए गए कार्य को बताए वो क्रिया कहलाता है। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है। विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। तो जो साड़ी है, ये साड़ी की विशेषता क्या है? नई है। तो साड़ी की विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण ही। तो साड़ी की जो साड़ी शब्द है इसकी विशेषता कौन बताएगा? तो साड़ी जो है ये संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है भैया? नई नई नई। संज्ञा की विशेषता कौन बताएगा? तो विशेषण बताएगा ना। तो नई इसमें क्या है? विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो जो तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। और तत्भव किसे कहते हैं? कि जो संस्कृत का बदला हुआ रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे तोड़ मड़ोड़ कर जिसे हम बोलते हैं संस्कृत के वह शब्द जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयुक्त करते हैं, तोड़ मोड़ के प्रयुक्त करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। ये मैंने अपनी भाषा में बताया, जो कि किताबी भाषा में कुछ और ही है, थोड़ा मतलब है यही सब लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और जो कहते हैं प्रयोग होते हैं। तो आम्र हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? आम बोलते हैं, लेकिन इसमें लिखा क्या गया है? आम्र लिखा गया है। तो ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। तो आम का तद्भव रूप, आम्र का तद्भव रूप क्या है? आम है। और तत्सम रूप क्या है? आम्र है। ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। दूध को हम दुग्ध कहते हैं। दूध को क्या कहते हैं? दुग्ध कहते हैं। ठीक। और खिचड़ी, शहद, ये सब हमारे तद्भव हैं। मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे हैं, ये तद्भव शब्द हैं, लेकिन पहला ऑप्शन जो हमारा आम्र दिया गया ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन कीजिए। तद्भव अभी हमने बताया ही आप लोगों की तद्भव किसे कहते हैं। तो इसमें बैंक, अमीर, अग्नि और मुंह, तो इसमें हमसे तद्भव पूछा गया है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंह। क्योंकि ये जो है ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये तो हमारा तत्सम है, लेकिन ये दोनों हमारे विदेशी शब्द हैं। और मुंह जो है तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है? आप लोग याद रखें, ध्यान रखिए कि नहीं पूछा गया। नहीं वाले क्वेश्चन पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है कई बार नहीं की वजह से गलत हो जाते हैं। हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, आधा पढ़ लेते हैं और ऑप्शंस लगा देते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। तो सूर्य का सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो सूर्य की अगर हम पर्यायवाची बात करें तो दिनकर, रवि, अंशुमाली, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभा, सविता, आदित्य, सूर्य, भास्कर, ये सब हमारे क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो दिनकर, रवि, अंशुमाली ये तो हमारे सूर्य के हो गए, लेकिन जो यामिनी शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? रात्रि का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर और रात्रि के पर्यायवाची की बात करें हम तो जैसे रात, रैन, रजनी, निशा, निशीथ, निशीथ कई बार हमारे एग्जाम में आया हुआ, विभावरी ये भी आया है, सरवरी, छाया, तमी, तमिस्म, समस्त्रा, भीमा, ये सब हमारे क्या हैं? रात्रि के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि जो मनोरथ शब्द है इसमें संधि कौन सी है? तो यहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, क्योंकि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मनः, यहाँ विसर्ग लगेगा प्लस रथ हो जाएगा। ठीक। तो मनः प्लस रथ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये में है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, जो विसर्ग संधि है, तो विसर्ग के पहले अगर आ हो, विसर्ग के पहले क्या हो? आ हो, विसर्ग के पहले आ हो, और वर्णों के जो वर्ण दिए गए हैं हमारे, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा हो तो आ, और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे
दिया गया है, जो हमारे पांचों वर्ग दिए गए होते हैं ना, जो स्पर्श संधि के जो स्पर्श व्यंजन के जो पांचों वर्ग हैं, उन वर्गों में जो वर्ण दिए गए होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो उन जो 5 वर्ण होते हैं उनमें पहला और दूसरा छोड़कर कोई भी वर्ण दिया गया हो, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा दिया गया, रा दिया गया है, तो ये पहला और दूसरा वर्ण नहीं है। और इस या, रा, ला, वा, हा ये दिया गया हो तो जो आ होता है उसका विसर्ग हो जाएगा। ठीक, दोनों मिलाकर वो बन जाते हैं, विसर्ग और आ मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। आ बराबर ओ। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ जो पहला ऑप्शन हमारा है मनः प्लस रथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ विसर्ग है प्लस आ, क्योंकि ये रा जो है हलंत रहित है, तो इसमें जो स्वर है वो स्वर सहित है, तो यहाँ पर आ हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर हो जाएंगे वो, तो हमारा क्या हो गया, मनोरथ हो गया। ठीक, समझ में, आशा करती हूँ समझ में आया होगा। दोबारा हम लोग देख लेते हैं कि ये किस प्रकार आ जो है विसर्ग आ मिलकर वो हुआ। अगर आ हो, अगर विसर्ग के पहला वर्ण जो आ हो और वर्णों का प्रथम वर्ग, प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो, जैसे या, रा, ला, वा, हा ये सब हो, कोई भी हो, तो आ और विसर्ग का वो हो जाता है, आ और विसर्ग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक, आशा करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी जो है किसका उदाहरण है, वृद्ध स्वर संधि का है, गुण स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है, या दीर्घ स्वर संधि का है। तो जो विद्यार्थी शब्द दिया गया है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो हमारा हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ आ प्लस आ बराबर हो गया हमारा आ। ठीक, तो अगर हम परिभाषा अगर ये देखें कि किस सूत्र से बना हुआ है, तो प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि मतलब प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि जो विद्या प्लस अर्थी, तो आ प्लस आ मिलकर हमारा क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जब दीर्घ हो गया तो यहाँ हमारी कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि है। अगर हमारे जो ऑप्शंस हैं वृद्धि संधि और गुण संधि, तो वृद्धि में 2 मात्रा, हमें याद रखना है कि वृद्धि में 2 मात्रा होगा। जैसे किस प्रकार, तो वृद्धि संधि में हमारा हो जाएगा जैसे महोत्सव हो गया, महाप्लत उत्सव। ठीक, तो आ उ मिलकर ओ हो जाएगा आ। अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि का जो व्यंजन संधि में बहुत सारे सूत्र हैं, तो अगर हम इसे नॉर्मली इसकी परिभाषा की बात करें तो मतलब कि स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, तो जैसे हमारा हो गया दिग्गज, दिग्गज में हमारा क्या हो गया, जैसे दिया गया है दिग्गज शब्द कोई दिया गया है, तो जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण पहले वर्ण में बदल जाएगा। जैसे गा है तो किस में बदल गया, का में। अगर ऐसे दिग्गज दिया गया होता और आपको संधि विच्छेद करना होता तो आप कैसे करते, दिग जो तीसरा वर्ण है किस में बदलेगा, पहले वर्ण में बदलेगा, और ये हमारा हो जाएगा गज, तो हमारा क्या हो गया, दिग्गज हो गया, दिग्गज। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिग्भ्रम उदाहरण है, विसर्ग संधि का है, अयाद स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है, या यड़ स्वर संधि का है। तो जो दिग्भ्रम है ये किसका है, व्यंजन संधि का, जो कि अभी हमने आपको बताया है कि जो तीसरा वर्ण होता है वो पहले में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम संधि विच्छेद करेंगे। तो अगर हम दिग्भ्रम का संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा हमारा दिग प्लस भ्रम। ठीक, तो दिग जो है किस में बदल गया, गा में बदल गया, और ये हमारा भ्रम ऐसे ही रह गया, तो किसका है, हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का हमने देखा है कि मतलब विसर्ग हो प्लस स्वर हो या व्यंजन हो, कोई बात नहीं, अगर आगे विसर्ग लगा हो तो वो हमारा विसर्ग संधि होगा। अगर स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। अगर हम अयाद संधि की बात करें तो अयाद संधि में आप लोगों को ये याद रखना है कि आई, इसमें याद रखना आई आओ, आए आओ, आप लोगों को ये याद रखें कि संधि जब हम लोग संधि विच्छेद करें तो आए आए या आओ आए, जैसे नयन है, नए धन, नए धन अन हो जाएगा, या नहीं रहेगा इसमें, तो नए से आई, यहाँ आ रहा है ना आए, तो आ रहा है यहाँ पर आ प्लस या हमारा हो गया मिलकर क्या हो जाएगा,
एक सेकेंड, गलत हो जा रहा है, चलिए दोबारा देखते हैं। नयन का अगर हम संधि विच्छेद करें, नए प्लस क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा नए अन, कुछ गलत हो रहा है भाई, रुकिए 1 मिनट। अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, जो भी शब्द दिया गया है, तो अय आए या औ आए या आओ आए या आय आए तो अयाद संधि होगा। अगर यड़ संधि की बात करें तो जो अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं 11 अलावा, अगर वो आते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिल्ली छत से कूदी। ये हमारे कारक से क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक। तो सबसे पहले हम जो कारक है उसके जो बिल्ली छत से, सबसे पहले हम कारक की संख्या की बात करते हैं और जो उनके विभक्ति चिन्ह हैं उन्हें भी देखेंगे, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। तो जो कारक है उनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। इनके जो चिन्ह देखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा या के साथ, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग, अलग होने के अर्थ में, मतलब पृथकता कहें या अलग कहें, दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा, हाँ, संप्रदान के लिए अलग होना, अपादान का हमारा हो गया से पृथक होना। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में पर, और संबोधन है जो, अरे, अजी, अरा। तो हम कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि दे दिया जाएगा, कोई चिन्ह दे दिया जाएगा, जैसे के द्वारा पूछ लिया जाएगा कि कौन सा किस संप्रदान का कारक चिन्ह है, सॉरी, किस कारक का कारक चिन्ह है। तो हमें जो कारक चिन्ह इन्हें भी ध्यान रखना, और जो कारक हैं हमारे 8 उनको भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी कारक चिन्ह दे दिया जाएगा या कारक दे दिया जाएगा और चिन्ह पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो हमारा बिल्ली छत से कूदी, तो यहाँ अलग होने का, अलगाव का अर्थ प्रकट हो रहा है, जो कि हमारा कहाँ है, संप्रदान कारक में है। तो इसका जो हमारा राइट, अपादान कारक में है, सॉरी गलत हो रहा है, अपादान कारक में है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा कि जहाँ पर अलगाव का अर्थ हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा, तो यहाँ क्या होगा, अपादान कारक हो। जहाँ किसी वस्तु से किसी चीज़ के अलग होने की मतलब बात की जा रही हो, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताए जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। आप लोगों ने कई बार इसे देखा होगा। अगर हम यशस्वी की बात करें तो यशस्वी का हमारा होगा कि जिसने यश प्राप्त किया हो उसे हम क्या कहते हैं, यशस्वी कहते हैं। जिसने यश प्राप्त किया हो उसे क्या कहेंगे, यशस्वी कहेंगे। अश्वारोही की अगर हम बात करें तो जो अश्व की सवारी करता हो उसे क्या कहते हैं, अश्वारोही कहते हैं। जो मतलब अश्व मतलब घोड़ा, जो अश्व मतलब घोड़े की सवारी करता है उसे क्या कहते हैं, अश्वारोही कहते हैं। युधिष्ठिर का तो इसमें दिया गया है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। सत्याग्राही का देखें तो इसका हो जाएगा, जो सत्य के लिए आग्रह करता हो वो क्या कहलाता है, सत्याग्राही कहलाता है। जो सत्य के लिए आग्रह करता हो क्या कहलाता है, सत्याग्राही कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग, सेव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता हो, जो शिव की उपासना करता हो, जो विष्णु की उपासना करता हो, जो किसी की उपासना नहीं करता है, तो सेव उसे कहते हैं जो शिव की उपासना करता हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं, सेव कहते हैं। वाचाल कहते हैं, वाचाल किसे कहते हैं, तो वाचाल जो है, वाचाल जो बहुत जल्दी जल्दी बोलता हो उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। या बहुत ज़्यादा बोलता हो उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो चुप चुप रहता है या बहुत कम बोलता है उसे मूक कहते हैं। ठीक, श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है, सबसे पहले हम लोग श्याम की बात करें तो ये तो हमारा संज्ञा हो गया, ये क्रिया हो गया। लेकिन ये जो बीच वाला शब्द है ये क्रिया की विशेषता, मतलब जो चलने की विशेषता है वो क्या है, धीरे धीरे है। तो ये क्रिया की विशेषता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो चलना है वो किस प्रकार चल रहा है, जो श्याम, अगर ये दिया होता है कि श्याम बहुत अच्छा लड़का है तो ये श्याम की अच्छाई की बात की जा रही होती। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो श्याम है वो कैसे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ चलने की विशेषता बताई जा रही है, मतलब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो क्या है, धीरे धीरे में कौन सा विशेषण है, तो क्रिया विशेषण में है। विशेष जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य को बताए वो क्रिया कहलाती है। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। अब हमें 52 तो 3 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जिन्हें हमें शुद्ध वर्तनी करना है। तो आनुषंगिक इसमें हमें ढूंढना है कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा आनुषंगिक का। तो आनुषंगिक की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, आनुषंगिक किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये तो पहला ही गलत है क्योंकि आ पर इस पर छोटा ऊ की मात्रा है, तो ये हमारा पहला ही गलत होगा। आनुषंगिक, आनुषंगिक होता ही नहीं है।
ठीक। आनुषंगिक ये भी नहीं होता, संगीक नहीं होता, संगीक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, आनुषंगिक। आनुषंगिक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग लिख किसी रफ कॉपी के कोने में लिख लीजिए, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में कई क्वेश्चन जरूर बनता है शुद्ध वर्तनी से। तो अंताक्षरी, अंताक्षरी में कौन सा अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होता है। पहले हमें शुद्ध उच्चारण करना है, अंत्याक्षरी। तो अंताक्षरी यहाँ दिया गया, अंतयाक होता है अंत्याक्षरी। तो ये अंताक्षरी दिया गया, अंताक्षरी दिया गया है, तो अंताक्षरी नहीं होता। अंत अक्षरी ये भी नहीं होता है। अंताक्षरी ये भी नहीं है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए, छोटी ई की है। और वैसे भी गलत है, क्योंकि यहाँ अंताक्षरी दिया गया, अंतया होता है, अंतया ऐसा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आनुषंगिक हो और ये अंत्याक्षरी, ये हमारे दो हो गए। एक आशीर्वाद भी आता है, तो उससे भी आप लोग लिख लीजिएगा। श्रृंगार का आ जाता है शुद्ध रूप लिखना, तो वो भी आपको ध्यान रखना। अगर शुद्ध वर्तनी वाले अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी फास्ट मतलब जल्दी से, कि हाँ कोई 10-5 मिनट की वीडियो हो, जो कि हमारे जो महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द वाले हैं वो हो जाएं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं करवा दूँगी आप लोगों को। इसमें हमें सुषमा का शुद्ध रूप ढूंढना है। तो क्या सुषमा की जो वर्तनी है सुषमा की क्या है, सुषमा, सुषमा ऐसे है, सुषमा, सुषमा, इस प्रकार हम उसे बोलते हैं। तो ये हमारा है सुषमा, सुषमा, सुषमा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुषमा, सॉरी, सुषमा। अगर सी की आवाज़ आ रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुषमा जो है वो इस प्रकार लिखा जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक। नीचे कुछ शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में चुनिए, प्रयुक्त प्रत्ययों को चुनिए। तो सबसे पहले हम प्रत्यय की बात करें, इनकी परिभाषा। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा हमने देखी। अब हम लोग घुमक्कड़ में जो घुमक्कड़ शब्द है, इसमें जो मूल शब्द उसे आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो घूम जो है हमारा क्या है, घूमना हमारा क्या होता है, ये मूल शब्द है। अब घूमने में क्या जोड़ा जाए कि वो घुमक्कड़ हो जाए, तो घुमक्कड़ ओड़ा जोड़ देंगे तो घुमौड़ा हो जाएगा। आक जोड़ दें तो घुमाक हो जाएगा। ऊ जोड़ दें तो घुमू हो जाएगा। लेकिन अक्कड़ जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो अगर घूमने में हम लोग क्या जोड़ेंगे, घूम में, ये तो क्रिया बनाने के हमने ना जोड़ दिया। घूम जो हमारा है ये मूल शब्द है, तो अगर घूम में हम अक्कड़ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा घुमक्कड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है, डिबिया में कौन सा हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। तो डिबिया की अगर हम बात करें तो शब्द हो क्या है, डिब्बा। डिब्बा से ही बना है क्या, डिबिया बना है। तो डिबिया में जो प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा है, अगर हम या प्रत्यय इसमें लगाते हैं डिब्बा में, तो हमारा हो जाएगा डिबिया। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो आ से किस प्रकार हमारे शब्द बनेंगे, तो जैसे हमारा हो गया चढ़, चढ़ हमारा मूल शब्द है, लेकिन अगर उसमें हमने आ जोड़ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, चढ़ा हो जाएगा। और जैसे रख लिखा है, तो रख में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रखा हो जाएगा। कट है तो कटा हो जाएगा। फोड़ा में आ जोड़ देंगे तो फोड़ा हो जाएगा। फोड़ में आ जोड़ देंगे तो फोड़ा हो जाएगा। तो ये हमने बी वाला भी बी वाला भी देख लिया। आई का अगर हम देखें तो आई, जो आई प्रत्यय हमारा दिया गया, जैसे लिख है तो लिख में हमने क्या जोड़ दिया, आई, तो हो गया हमारा लिखाई। और जैसे लड़ है तो लड़ाई हो जाएगा। चढ़ है चढ़ाई हो जाएगा। पिट है तो पिटाई हो जाएगा। अगर ई का देखें तो जैसे हंस दिया गया है, हंस में अगर ई प्रत्यय हम लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा हंसी। अगर बोल शब्द दिया गया है, अगर उसमें ई प्रत्यय हम लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा बोली। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें 54 का, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिब्बा में क्या जोड़ेंगे हम, इया, तो हमारा हो जाएगा डिबिया। ठीक। भिक्षुक में अगर हम भिक्षुक में देखें तो भिक्षु हमारा क्या है, मूल शब्द है। भिक्षु जो है मूल शब्द है। भिक्षुक में हमारा जो मूल शब्द है वो क्या है, भिक्षा। इसमें ऊ जो भिक्षा। ठीक। तो इसमें अगर हम उक प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, भिक्षुक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम आ प्रत्यय की देखें, आ शब्द देखें तो आ जैसे हो गया हमारा क्या हो गया, जैसे जो हमारे काम, भार, देव, सर्प, ये सब दिए गए होते हैं, तो इनमें ऑलरेडी मतलब पहले जान लीजिए कि उसमें आ जो प्रत्यय है वो लगा रहता है। किस प्रकार लगा रहता है, जैसे जो स्वर होते हैं वो व्यंजन के साथ लगे होते हैं। जैसे हमारा दिया गया है काम। ठीक। लेकिन अगर इसमें आ प्रत्यय नहीं लगा हुआ तो ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा ना, ऐसे। जब इसमें हम आ जोड़ेंगे तभी तो ये हमारा काम होगा। तो इसमें क्या है, आ प्रत्यय लगा हुआ है। अगर हम ऊ की बात करें,
ऊ की बात करें तो जैसे दिया गया है तन, तन प्लस सॉरी ऊ, तो हमारा क्या हो गया तनु। ठीक, अब हमारा क्या छूट रहा है, अक छूट रहा है सॉरी। तो चाल है, चाल हमारा शब्द दिया गया है, इसमें अगर हम अक जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। ठीक, लेख है तो उसमें अक जोड़ेंगे लेखक हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे बनते हैं जो उपसर्ग लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बालद बादल बादल का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, नीरद, नीरज, अंबुज, अंबु। तो बादल की अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो इसका जो अन्य पर्यायवाची हो क्या है, मेघ, धर, अभ्र, जिमूत, वारिध, पयोध, जलधर, जलद। तो हमने बादल के पर्यायवाची क्या क्या देखे, अभी आयुष आ गए थे तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए दोबारा देख लेते हैं हम लोग बादल के पर्यायवाची। तो मेघ, धर, अभ्र, जिमूत, वारिधर, पयोधि, अंबुज, उत्थल, कुवलय, इंदिवर, पद, नलिन, सरोद, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरसिरूह, राजीव, कंज, ये सब क्या है हमारे, तो ये सब हमारे बादल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें बादल के पर्यायवाची पूछा गया है, बाकी नीरद, अंबुज, अंबु और नीरज। नीरद, नीरज, तो नीरज जो शब्द है ये तो कमल का पर्यायवाची, मतलब जा मतलब जन्म, नीर मतलब पानी, जो पानी में जन्मे वो नीरज हो गया। तो इसका अगर हम पर्यायवाची देखें तो ऑप्शन नंबर जो ये है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन हैं ये हमारे कमल के हैं, नीरज हो गया, अंबु, अंबुज। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को जीते उसे क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। और जो बाकी हैं उन्हें हम भी देख लेते हैं। दूरदर्शी, दूर तक सोचने वाला दूरदर्शी होता है। कुशाग्र बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति, कि उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कुशाग्र बुद्धि। और दत्त चित्त जो है, किसी काम को चित्त लगाकर करना, क्या कहलाता है, दत्त चित्त कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आह, आहा आप आ गए वाक्य में, आहा शब्द क्या है, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है। तो अभी हमने जब सर्वनाम वाला आया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। उसमें एक वो बताए थे हम कि जो विस्मय बोधक सर्वनाम आया था हमारा ना, तो विस्मय बोधक जो सर्वनाम है उसका सिंबल भी हम बताए थे, जो विराम चिन्ह पूछा गया था उसमें। तो यहाँ पर होता है जो अपने मन के भाव, जैसे दुख, ईर्षा, घृणा, हर्ष, शोक, ये सब जब प्रकट करना होता है तो विस्मय बोधक का प्रयोग करते हैं सर्वनाम का, या जहाँ चिन्ह का अगर हो तो वहाँ विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो आहा आप आ गए, तो यहाँ पर जो वाक्य पूछा गया है, तो आहा जो वाक्य है ये सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो है संज्ञा, व्यय, विशेषण, तो कई बार हम इसकी परिभाषा बता चुके हैं आप लोगों को, तो इस बार नहीं बताएंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, नदी, पानी, इलायची और प्यास। तो इसमें क्या पूछा गया, पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। तो पानी जो शब्द है ये क्या है, पुल्लिंग है। और बाकी जो शब्द है इलायची, नदी और प्यास, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इन्हें आप वाक्य प्रयोग करके भी देख सकते हैं। वाक्य प्रयोग करके देखें तो नदी, ये नदी कितनी लंबी नदी है, कितनी लंबी नदी, कितनी लंबा नदी तो हम नहीं बोलेंगे ना, तो ऐसे वाक्य प्रयोग करके भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इलायची है तो इलायची कितनी अच्छी महक रही, इलायची की महक कितनी अच्छी है, इलायची की जो महक है कितना अच्छा है, तो नहीं बोलेंगे ना, यही हम लोग कहते हैं कि इलायची की जो महक है कितनी अच्छी है। प्यास, मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लगा है नहीं बोलता कोई भी, ये सभी कहते हैं कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। ठीक, अगर पानी की बात करें तो कितना सारा पानी है यहाँ, इतना पानी, बाप रे। तो यहाँ जो पानी शब्द ये पुल्लिंग है, बाकी हमारे क्या स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो ये पवन है इसमें अगर संधि पूछी जाए कि कौन सी संधि, तो अयाद संधि, जो कि स्वर संधि का एक पार्ट है। तो अयाद संधि है इसमें। जो आए आओ, जो अभी पहले हम समझा रहे थे आप लोगों को, आए आए, आए आए, आए औ आए, आए आए या आओ आए। तो जो पवन है इसमें पौ, इसका जो संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 मात्राएं रहेंगी पवन का। ठीक, पो प्लस पऊ प्लस अन हो जाएगा। तो पवन, यहाँ औ आप यहाँ संधि विच्छेद करने से पहले ही देख लीजिए यहाँ क्या आ रहा है, प हाँ प्लस हुआ आ रहा है ना, ये दोनों। तो औ यहाँ आ रहा है औ,
ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, अयाद संधि का हो गया। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अगर इसके हम संधि विच्छेद की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया ये राइट आंसर हो जाएगा। पो प्लस अन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद पूछा जाए तो अयाद स्वर संधि है इसमें। ठीक। तो आज ही का ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने आज प्रैक्टिस किया है। 2011 का प्रैक्टिस सेट लगाया है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आप लोगों को ये भी उसमें एक बात और बताना है आप लोगों को, इसमें जो गद्यांश और पद्यांश इसमें नहीं दिया गया था, तो हम लोग अगली वीडियो में गद्यांश और पद्यांश देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा गद्यांश से बनता है और 5 नंबर का पद्यांश से बनता है। तो इसे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की हमारी जो वीडियो थी यहीं तक थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। धन्यवाद।